आदरणीय अभिभावकगण नमस्कार। हमारा जो एक सिस्टम होता है बच्चों को लेकर के कि हमारा मैनेजमेंट के आदमी अभिभावकों से मिलने के लिए उनके घर पर जाते हैं और बच्चों की क्या समस्या हैं, किस प्रकार वो ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहा है, किस प्रकार से अभिभावकों को कोई समस्या आ रही हैं, तो उस संबंध में मैनेजमेंट जो है उन सब बातों को नोट कर लेते हैं। तो कई अभिभावकों से जो मिली जुली जो समस्याएं आई, तो मैं चाहता हूं कि हमारा मैनेजमेंट उन समस्याओं को रखे ताकि ये समस्याएं अन्य अभिभावकों की भी हो सकती हैं, तो सभी का निराकरण एक साथ हो जाए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये कि हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो मैं चाहूँगा कि हमारा मैनेजमेंट जो संपर्क के दौरान जो समस्याएँ गार्जियंस रखते हैं, बच्चे रखते हैं, वो क्रमशः एक एक करके रखी जावे। नमस्कार उमेश जी सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनाया और मुझे अभिभावकों की तरफ से प्रश्न पूछने के लिए आपने मुझे जिम्मेदारी दी। संपर्क के दरमियान अभिभावकों की जो समस्या थी उनमें महत्वपूर्ण और मुख्य समस्या ये है कि जो बच्चे कक्षा 10 की तैयारी कर रहे थे, परीक्षा स्थगित होने के कारण वो बच्चे न 10वीं की परीक्षा दे सके और न 11वीं में पढ़ पा रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो जागरूक हैं और वो कक्षा 11 में एडमिशन ले चुके हैं, फिर भी अभिभावकों के सामने एक समस्या यह है कि परीक्षा यदि हुई तो इन बच्चों का क्या होगा। और कुछ अभिभावक 11वीं क्लास में इसलिए एडमिशन नहीं दिलवा पा रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि अभी तो 10वीं की परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद ही हम 11वीं में बच्चों को एडमिशन दिलवाएंगे। तो इस बारे में मैं चाहूँगा कि हमारे जो अभिभावक हैं, ये केवल यहाँ के या राजस्थान के अभिभावक नहीं, ये संपूर्ण देश के अभिभावकों की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं उमेश जी सर से चाहूँगा कि इस बारे में हमारे जो अभिभावक हैं उन अभिभावकों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्रीमान उमेश जी। बहुत वाजिब प्रश्न है सर आपका। बहुत सारे अभिभावकों की ये समस्या होना स्वाभाविक है, क्योंकि कक्षा 10 की सीबीएसई ने जो परीक्षाएं हैं वो निरस्त कर दी हैं और उन बच्चों को कक्षा 11 में प्रमोट कर दिया है। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे राज्य सरकार ने और कई राज्य सरकारों ने अभी तक इस विषय में निर्णय नहीं लिया है, इसलिए ये असमंजस की स्थिति बने रहना अभिभावकों में स्वाभाविक है। इस संदर्भ में मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि 99.99% परीक्षाएँ रद्द ही होनी है, बच्चों का प्रमोशन ही होना है और यही बेहतर निर्णय भी होगा राज्य सरकारों का। और जो बच्चे क्लास 11 पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों ने कक्षा 11 में प्रवेश ले लिया है, वो निश्चिंत होकर के अपनी कक्षा 11 की पढ़ाई जारी रखें। और जिन अभिभावकों ने अभी तक असमंजस में अगर अपना प्रवेश नहीं लिया है, तो मैं चाहूँगा कि उनके बच्चों को तुरंत एडमिशन दिलवाया जाए, क्योंकि आईआईटीज़ और मेडिकल ये समय पर होने वाली परीक्षाएं हैं। अगर कोई बालक अपनी पढ़ाई में 2 महीने 3 महीने अगर डिले हो जाता है इसी असमंजस के कारण कि वह 10th पढ़े 11th पढ़े, तो वह बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाएगा और कंपटीशन एग्ज़ाम एक मिनट के कीमती समय का सदुपयोग करने वाले विद्यार्थी ही इसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसमें तुरंत प्रभाव से अभिभावकों को कक्षा 11 में प्रवेश दिला देना चाहिए। और एक हमारी तरफ से एक सजेशन मैं और देना चाहूँगा कि अगर ऐसा होता है कि 10th की एग्ज़ाम बोर्ड जो है रद्द नहीं करके और अगर कोई डेट देता है तो निश्चित रूप से वह 1 माह का समय ज़रूर देगा। तो हमारा ये प्रावधान रहेगा कि हम क्लास 11th को डिसकंटिन्यू करके 10th क्लास का पूरा रिवाइज़ उसको अप टू डेट करवा दें, ताकि जो बच्चे 10th की बोर्ड एग्ज़ाम अगर होती है तो भी कोई उनको दिक्कत न आए। तो मैं चाहूँगा कि ये समस्या का समाधान जल्दी से राज्य सरकार निर्णय ले और तुरंत अभिभावकों को ये राहत दे कि क्या डिसीजन आना है। नमस्कार अभिभावक बंधुओं, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उमेश सर को कि उन्होंने मुझे मौका दिया अभिभावकों की तरफ से एक प्रश्न पूछने का। दरअसल सर, जब भी विजिट हुई
या कांटेक्ट हुआ तो अभिभावकों की एक समस्या निकल कर के सामने आई कि जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों का एडमिशन DS साइंस एकेडमी में क्लास 12th में करा दिया है, उन अभिभावकों के बच्चों की एक ये समस्या ज़्यादा रह गई है कि वो 11th क्लास जिन जिन स्कूलों से पढ़ के आए हैं वो उनकी परफेक्ट नहीं रही। यानी कि पिछली साल भी लॉकडाउन रहा तो 11th क्लास उनकी प्रॉपर चल नहीं पाई, ऑनलाइन भी कोई ख़ास उनका अच्छा सिस्टम नहीं था, फैकल्टी और मैनेजमेंट भी कुछ ठीक नहीं रह पाया उन बच्चों के लिए। तो उन बच्चों के लिए DS साइंस एकेडमी ने किस तरीके से प्लान किया है कि भाई उनका 11th जो कमज़ोर रह गया है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, वो उनका एक क्वेश्चन बन के निकल के आया सर। हाँ मनीष सर, यह प्रश्न वास्तव में बहुत सारे अभिभावकों का है जिनके बच्चों ने जो है 11th की प्रिपरेशन बहुत अच्छे नहीं कर पाए। तो कई ऐसे स्कूल्स की ये स्थिति रही है कि उन्होंने 11th में जिस तरह अपने बच्चों को तैयार करवाना चाहिए था वो उतना अच्छा उनको नहीं तैयार कर पाए, रीज़न जो भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भी डायरेक्ट 12th में एडमिशन ले रहे हैं DS में, तो जब हम उनसे पूछते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके वीक हैं, या वो चला करके भी इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं कि उन्हें बहुत सारे टॉपिक्स बिल्कुल ही नहीं पढ़ाए गए, या थोड़ा सा चीज़ें फॉर्मल लेवल पर या तो रखी गई या उतनी बेहतर नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ी समस्या तो रही है 11th के बच्चों के साथ। मुझे ऐसा लगता है इस कोरोना काल ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। यहाँ पर वैसे तो अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी सभी स्कूल्स प्रबंधन को, लेकिन हमने जो व्यवस्था अपने यहाँ कर रखी वो ये कि अभी हम अपने 11th के जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ थे, हमने उनको पहले तो ऑनलाइन कोर्स ख़त्म किया था, फिर हमने जब ऑफलाइन शुरू हुआ था तो हमने उनको ऑफलाइन में कुछ चैप्टर्स रिवाइज कराए थे, और अभी भी हम कुछ चीज़ें रिवाइज करा रहे हैं। और अपने 11th के स्टूडेंट्स का सारा कोर्स हम कम से कम 2 बार, कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम दोबारा करा रहे हैं, और हम 31 मई तक हम इन चीज़ों को कवर कर देंगे। तो जो स्टूडेंट्स नए हमारे यहाँ जुड़ रहे हैं, हम उनको भी कह रहे हैं कि 2-3 जो चैप्टर्स हैं जिनको वो रिवाइज करना चाहें तो 31 मई तक कर लें। 1 जून से हम 12th शुरू कर रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि हम ये जो भी स्टूडेंट्स आप जिनकी समस्या बता रहे हो किसी भी स्कूल से आए हैं, हम इन्हें एश्योर करते हैं, इन सभी स्टूडेंट्स को, इनके अभिभावकों को, कि हम 12th को पूरा पढ़ाने के साथ साथ 11th का पूरा रिवीजन हम फिर से कराएंगे। कोई भी स्टूडेंट जो एलिजिबल होगा, जो कैपेबल होगा, उसको इस तरह की स्थिति नहीं आएगी कि 11th का कोई भी सिंगल चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का हो उसका रह जाए। सारी चीज़ें हम रिवाइज कराएंगे 12th के साथ साथ। हमने उसको पहले से प्री प्लान कर लिया है। टेस्ट सीरीज को भी हम उसी हिसाब से मेंटेन करके चलेंगे कि 12th के भी यूनिट्स आएंगे उस टेस्ट सीरीज में, और 11th के जो रिवीजन टॉपिक चल रहे होंगे उनके भी टेस्ट सीरीज में टॉपिक हम रखेंगे। तो इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसे बहुत अच्छे से प्रॉपर प्लान कर रखा है। तो जो भी बच्चे DS साइंस एकेडमी में 12th में डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं उन्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि शायद ऐसा ऑप्शन, इस तरीके की सिचुएशंस उनको मिल पाना, इस तरह की व्यवस्था मिल पाना बहुत बड़ी बात है। DS साइंस एकेडमी इसको पूरी तरह से बहुत अच्छे ढंग से करेगा और उन्हें तैयार करेगा। उनके सारी कमियों को, जो भी कमियां रह गई हैं या हुई हैं, उन्हें हम पूरी तरह से कंप्लीट जो है ख़त्म करेंगे। नव प्रवेशित बच्चे जिनसे जब हम कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पर स्टेट बोर्ड और फाउंडेशन दोनों पढ़ाया जाता है, तब कक्षा 6 से 10 तक के जो अभिभावक हैं उनका ये प्रश्न होता है कि इन छोटी क्लासों में कक्षा 6 से 10 तक किस प्रकार का फाउंडेशन है, फाउंडेशन की क्या आवश्यकता है। तो सर मैं चाहूँगा कि अभिभावकों को ये बताएं कि ये कक्षा 6 से 10 तक भी फाउंडेशन क्यों आवश्यक है। निश्चित रूप से ये अभिभावकों को समझना चाहिए कि 6 से 10 तक में फाउंडेशन की आवश्यकता क्यों है। मेरा मानना ये है कि आज से जब 10-15 साल पहले की अगर हम बात करें तो विगत वर्षों में जो बच्चे कक्षा 11 में फाउंडेशन ले लिया करते थे, 10 तक जहाँ भी जैसे भी पढ़े हों, तो क्लास 11-12 में फाउंडेशन को अच्छे से करने पर ही वह IITs और मेडिकल को निकाल पाते थे। क्योंकि अब कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ गया है और मेट्रोस, बड़े शहरों में और कई जगह तो छोटी जगहों से ही कक्षा 6 से ही जो है फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। तो कक्षा 6 में और कक्षा 7, 8, 9, 10 जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, 11-12 का सिलेबस कोई नया नहीं होता। उन्हीं टॉपिकों का कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के टॉपिकों का एनलार्जमेंट होता है। तो यदि बच्चे को छोटी क्लास से ही समुचित जानकारी अगर दे दी जाए उस टॉपिक से संबंधित, तो वह उस विषय में अपनी महारत हासिल कर लेता है और क्लास 11-12 उसके एक रिवीजन जैसा
बन जाता है। तो मेरा मानना ये है कि जो बच्चे योग्य हों, पढ़ने में अच्छे हों, तो निश्चित रूप से उनको फाउंडेशन कराया जाना चाहिए। और इससे एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा जो मिलता है बच्चों को कि बच्चे नेशनल लेवल की कई सारी एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम होती है, देन इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपियाड होती है, राज्य स्तर पर STSC होती है। कई एग्ज़ाम ऐसी होती हैं जिनको बालक अपने स्तर को जांच सकता है कि वह अपने स्टेट में और अपने नेशन में और इंटरनेशनल लेवल पर वह अपने कहाँ स्टैंड कर रहा है। और आज के युग में यह बहुत जानना ज़रूरी है कि आप अगर अपने आप को छोटी कक्षा से ही अगर आप अपने आप को मजबूत कर पाए, अपनी पढ़ाई को सॉलिड कर पाए, तो क्लास 11-12 के साथ, कक्षा 12 के साथ आपको सिलेक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आने वाले समय में ऐसे विद्यार्थी जो तैयार होकर के आ रहे हैं, और एक बालक जो क्लास 11 से फाउंडेशन करता है, तो निश्चित रूप से उस बच्चे का पलड़ा भारी रहेगा जो क्लास 6 से फाउंडेशन पढ़ा हुआ है। तो मैं यहाँ अभिभावकों से और बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि बच्चे अगर कैपेबल हैं तो उनको निश्चित रूप से छोटी कक्षाओं से ही फाउंडेशन कराया जाना चाहिए। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात बहुत ज़रूरी है कि हर स्कूल कक्षा 6 से फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करता है, तो पहले इस चीज़ को ज़रूर जान लेना चाहिए कि उस स्कूल में कितने बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपियाड में सेलेक्ट हुए हैं और उनके क्लास 6 से ही कैसे रिजल्ट्स रहे हैं। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अभिभावकों के एक जो समस्या प्राय देखी जाती है कि क्लास 6, 7th, 8th, 9th में बच्चों की परसेंटेज जो होती है, जो उनकी लोकल एग्ज़ाम की जो परसेंटेज बना करके दी जाती है, वो मोर देन 90% होती है। तो कई अभिभावक इस बात को समझ ही नहीं पाते कि बालक की एक्चुअल योग्यता क्या है, क्योंकि इस प्रोफेशन को लोग जो है मनी अर्निंग के रूप में भी लेते हैं। तो एक बच्चे की वास्तविक स्थिति का आकलन जो है उस विद्यालय द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि अगर उनको ये लग जाएगा कि बच्चा जो है पढ़ाई में अच्छा नहीं है या कम स्कोर कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में डाल दें। तो अभिभावकों को कई बार ये दिखाने के लिए कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, जबकि वास्तव में वह उतनी काबिलियत नहीं रखता, और ये चीटिंग भी देखने को प्राय मिलती है। तो मेरा मानना ये है कि बच्चे को जिस भी स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ जो है ओलंपियाड में ज़रूर बिठाएं। साइंस ओलंपियाड होता है, मैथ्स ओलंपियाड होता है, NTSC होती है, देन SOF होता है, देन STSC होती है। बहुत सारी एग्ज़ाम होती हैं जिनको प्राय स्कूल वाले बताते ही नहीं हैं, क्योंकि उसकी वास्तविक स्थिति को आने ही नहीं देते। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि बच्चा जहाँ भी आपका फाउंडेशन ले रहा है, तो अगर आपको उस विद्यालय के लेवल को जानना है, तो इन एग्ज़ामों में उस बच्चे को ज़रूर भर्ती करा करके और अपने बच्चे का स्कोर ज़रूर देखें कि क्या वह 90%, मोर देन 90% ला रहा है, तो क्या उसमें इतनी कैपेबिलिटी है या नहीं है। मैं अगर DS साइंस एकेडमी की बात करूं, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक एग्ज़ाम लेता है प्रतियोगी परीक्षा के रूप में, स्टेट टैलेंट सर्च एग्ज़ाम STSC, जिसमें वह टॉप 20 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देता है, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक स्कॉलरशिप देता है। तो कक्षा 10 में DS साइंस एकेडमी के टॉप 20 में 8 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है इस वर्ष, और यही नहीं, टॉप रैंक सेकंड रही है। और कक्षा 12 में भी टॉप 20 में 2 विद्यार्थियों का STSC में चयन हुआ है। तो जहां एक स्टेट में अगर किसी एक बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाता है एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वह डिस्ट्रिक्ट की धन्य हो जाती है। तो एक विद्यालय से 40 छात्रों में से 20 10th और 20 12th को मिलाकर के 40 छात्रों में से अकेले एक विद्यालय से 10 सिलेक्शन होना बहुत गौरवपूर्ण बात है। यही नहीं, छोटी कक्षाओं में कक्षा 6 से जो 10 तक में जो ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और मैथ्स ओलंपियाड होते हैं, उसमें भी DS साइंस एकेडमी के 32 गोल्ड मेडल, 11 छात्रों ने सिल्वर मेडल और 7 स्टूडेंट्स ने ब्रॉन्ज मेडल अर्जित किए हैं, जो मुझे लगता है कि राजस्थान के किसी भी विद्यालय के लिए बहुत गर्व की बात होगी। और ऐसे रिजल्ट्स का आ पाना ये दर्शाता है कि DS साइंस एकेडमी में फाउंडेशन का स्तर क्या है।
सर, एक समस्या और सामने आई थी अभिभावकों की। दरअसल ये देखने में मिला कि जो अभिभावक है वो ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चों की से थोड़ा सा कम सेटिस्फाई लगा। वो सेटिस्फाइड ना होने का उन्होंने कारण बताया कि दरअसल जब बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा होता है तो अदर सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है और गेमिंग है, प्ले स्टोर से गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं बच्चे, उन्हें खेलते रहते हैं और मतलब उनके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कांस्टेंट वॉच उन पर बना के रखे, ऑब्जर्वेशन बना के रखे। तो थोड़ा सा उनको ये गाइड कीजिए कि किस तरीके से वो बच्चों पर ऑब्जर्वेशन बनाए, जैसे कि बच्चे जो हैं अदर सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पर ना इंगेज हो और वो रेगुलर एजुकेशनल जो आपका ऐप है या फिर कोई आपने किसी तरीके से वीडियोज़ या अपनी क्लासेस जो प्रोवाइड करा रहे हो केवल उसी में इंगेज रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मनीष सर आपने। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आज से पहले तक अधिकांश स्कूल और पेरेंट्स मोबाइल को या इंटरनेट को यूज़ बच्चे को नहीं करने देते थे। लेकिन चूँकि आपदा काल में ऐसी परिस्थिति आन पड़ी हैं कि बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप से पढ़ना पड़ रहा है, तो जो इसमें कई क्वालिटी के बच्चे होते हैं, जो बच्चे सिंसियर होते हैं, बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, जो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित होते हैं, वह किसी भी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, ना वो गेम में डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ना कहीं और एप्लीकेशन को में जाकर के अपना वक्त जाया करते हैं। वो उनको क्लियर तौर पर अपना भविष्य दिख रहा होता है। लेकिन सभी बच्चे ऐसे नहीं होते। ऐसे बच्चों की संख्या बमुश्किल 5% होती है। लेकिन सामान्य बालक, एवरेज बालक, बेटर देन एवरेज बालक के ये बहुत चांस होते हैं कि वह इन चीज़ों में आकर के, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जाकर के या इंटरनेट पर परोसी जाने वाली गंदी सामग्री को लेकर के वह डिस्ट्रैक्ट हो सकता है और स्वाभाविक भी है। तो निश्चित रूप से ये अभिभावकों की बहुत वाजिब समस्या है। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा और एक बात मैं यहाँ और कहना चाहता हूँ कि पिछले सत्र मैंने ये देखा है कि जो बच्चे 90% से अधिक कक्षा 10 में प्राप्तांक लेकर के आए थे, ऐसे 80% छात्रों ने अपना सिलेबस ऑनलाइन में या तो कंप्लीट नहीं किया या उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक में समस्याएं रही। तो इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वह सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्मों पर निश्चित रूप से डिस्ट्रैक्ट हुए, अपने आप को कहीं और जगह उन्होंने खपा दिया। तो ये समस्या इस वर्ष भी रहने वाली है। और वो जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हुए, हालांकि उन बच्चों को हमने संभाला, ऑफलाइन में उसका रिवीजन करवाया और ऑनलाइन में भी एक बार और रिवीजन जो है दिया जा रहा है और उन बच्चों को समझा दिया है और उन बच्चों की समझ में भी आ गई है। लेकिन जो बच्चे अभी न्यू एडमिटेड हुए हैं, उन बच्चों के साथ ये समस्या हो सकती है या उन बच्चों में से भी कुछ बच्चों के साथ ये समस्या रह सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अभिभावकों से कि बच्चों पर बहुत बारीक नज़र रखने की आवश्यकता है। जब भी बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा हो तो परिवार के एक सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि वह निश्चित रूप से उस पर वॉच रखे। उसको अकेले कमरे में, बंद कमरे में नहीं पढ़ने दिया जाए। कमरे में पढ़ने दिया जाए, उसको स्वतंत्र कमरा दिया जाए, वो बात ठीक है, लेकिन वह कमरे के लेस को नहीं लगाए, कुंडी नहीं लगाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई भी आकर के उसको देख सके। दूसरा, यदि अभिभावक इंटरनेट में समझते हो तो बच्चे ने जो भी देखा है उस पर नज़र रखें। और तीसरी बात ये इसमें मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारे ऐप ऐसे आ रहे हैं कि जो बच्चे के फ़ोन पर अगर डाउनलोड कर दिए जाएं या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया जाए जो हम लोग करने में सक्षम हैं कि अगर अभिभावक चाहे तो अभिभावक उस बच्चे की पूरी गतिविधि को देख सकता है। और दूसरी बात यह है कि हम चाहें तो हम भी देख सकते हैं। अगर अभिभावक उस बच्चे के फ़ोन को लेकर के अगर हमारे पास आते हैं तो उस बच्चे की हम पूरी निगरानी रख सकते हैं। मैं विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि बेटा, आपके जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको केवल ऑनलाइन पढ़ने को मिल रहा है, तो अपनी एक बारीक रेखा को ज़रूर जानना कि हमें किस लिमिट तक रहना है, अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं करना। क्योंकि प्राय देखने में आता है कि जब किसी भी बच्चे को या किसी बड़े को छूट मिलती है तो वह छूट के दायरे को, छूट की सीमा को नहीं पहचान पाता और वह उसका उल्लंघन कर देता है। यही जीवन बनाने का टाइम है, यही आपको करियर बनाने का टाइम है और यही समय एक ऐसा समय जो आपके जीवन को तबाह भी कर सकता है। तो यह निश्चित रूप से एक अभिभावक की बहुत महती जिम्मेदारी है। और
अंत में एक बात मैं बहुत ज़रूर रूप से बताना चाहूँगा सभी अभिभावकों को कि बच्चा किस प्रकार से पढ़ रहा है, ऑनलाइन वीडियो देख रहा है, नहीं देख रहा है। जो होमवर्क दिया जा रहा है DS साइंस एकेडमी में, प्रतिदिन बच्चे को होमवर्क दिया जाता है और रेगुलर इंटरवल पर उसकी परीक्षाएं होती हैं। तो एक अभिभावक की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो मैनेजमेंट को फ़ोन करके ये पूछे कि बालक लेक्चर देख रहा है या नहीं देख रहा है। दूसरी चीज़ पूछे कि बालक ने होमवर्क सबमिट किया या नहीं किया। ये रोज़ाना संभव नहीं है तो 7 दिन में 15 दिन में ज़रूर अभिभावक संपर्क करे। वैसे हमारा खुद का फ़ोन भी अभिभावकों के पास पहुंचता है, तो इसका जानकारी वो ज़रूर रखें। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि बच्चा टेस्ट में स्कोर कैसा कर रहा है। अगर वह ईमानदारी से अगर ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ रहा है तो वह टेस्ट में भी अच्छा स्कोर करेगा। तो इन बातों का ध्यान रख करके एक अभिभावक उस बच्चे पर कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि हम भी बालक पर यह बारीक नज़र रखें। और हमारे ऐप में भी ये फैसिलिटी है कि बच्चा कब वीडियो लेक्चर देख रहा है ये हमें पता होता है, कब वह अपने होमवर्क को सबमिट कर रहा है ये हमें पता होता है, वह टेस्ट एग्ज़ाम को कैसे लिख रहा है ये भी हमें पूरा पता होता है। तो निश्चित रूप से इतने सारे बच्चों पर, 3000 बच्चों पर अगर आप किसी बालक विशेष के संबंध में पूछोगे तो हम जानकारी बिल्कुल आपको देंगे। और अगर ये संभव हो सके तो एक बालक को वीडियो कॉल के माध्यम से संबंधित टीचरों से फ़ोन करवाएं, आप भी उसके साथ बैठें और टीचर उससे क्वेश्चन करे तो यह टीचर बता देगा कि यह बालक पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है। अगर ऐसा आप 15 दिन में या 20 दिन में एक बार कर पाओ तो निश्चित रूप से बच्चा गलत लाइन पर जाने से रुक जाएगा और वह सुनिश्चित रूप से अपना करियर बना पाएगा। सर, कई अभिभावकों का ये कहना है कि DS साइंस एकेडमी की कक्षा 11 और 12 की जो फाउंडेशन की फ़ीस है वो गंगापुर परिक्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। बहुत सारे संस्थान कम फीस में शिक्षा दे रहे हैं। दूसरा, ऑनलाइन शिक्षा में कई संस्थाएं ऐसी हैं जो न्यूनतम दरों में वो शिक्षा मुहैया करवा रही हैं। तो DS साइंस एकेडमी की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में एडमिशन बच्चे क्यों लें, अभिभावक क्यों करवाएं, इस बारे में सर आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे या अभिभावकों का मार्गदर्शन करेंगे? हाँ अरविंद सर, आपने जो प्रश्न पूछा है ये बहुत सारे अभिभावकों के मन में हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसको बहुत ढंग से इस तरह समझने की ज़रूरत भी है कि इस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यदि आप पढ़ रहे हैं, आपका बच्चा पढ़ रहा है, तो यह बहुत जानना ज़रूरी है कि ये जो पढ़ाई है वो क्या परिणाम रूपी है या नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं है। आप पिछले साल को देखेंगे कि पिछले साल में बहुत सारे स्कूल थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को उतने ढंग से नहीं निभाया और बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख करके या मोबाइल से वीडियो बना करके उनको भेजते रहे और ये काम चलाने जैसी स्थिति से उनका पूरा ये साल निकला, जैसा कि आपने अभी पहले पूछा भी है। तो उससे बच्चों का बहुत नुकसान हुआ। यह नुकसान उनके कैरियर को बिल्डअप करने में बहुत बड़ी रुकावट डालेगा। पहली बात तो ये कि यह जानना बहुत ज़रूरी है कि एक संस्था के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तब कारगर साबित है जब दोनों स्थितियों के लिए आप व्यवस्था को मेंटेन करते हैं, एक ऑनलाइन के लिए भी और एक ऑफलाइन के लिए भी। अगर बीच में जैसे पिछली बार भी कुछ दिन तक ऑनलाइन चला फिर ऑफलाइन चलने लगा, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि एक इंस्टीट्यूट को अपने स्टाफ को भी मैनेज करना होता है। अब कई जगहों पर क्या किया गया साहब कि फैकल्टीज़ को 20-50% तो फैकल्टीज़ को हटा दिया गया, कुछ फैकल्टीज़ को रखा गया, उनको फिर पेमेंट वगैरह भी कम कर दिया गया। तो ऐसी स्थितियों में फैकल्टीज़ पढ़ाती है, अब मन मार के पढ़ाती है, थोड़ा डिमोटिवेटेड होकर के पढ़ाती है, लेकिन पढ़ाती है। मेरा ऐसा मानना है कि पहली बात तो यदि आप बहुत अच्छी फैकल्टीज़ को अपने सिस्टम में नहीं रखते हैं तो जो नुकसान है वो गार्जियन और अभिभावक तक नहीं पता चलता है। दूसरी बात कि आप जब ऑनलाइन अभी पढ़ा रहे हैं और उसमें भी क्वालिटी वाली चीज़ें नहीं दे रहे हैं, वहाँ कुछ चीज़ें समझिए आप कि एक ही टीचर के द्वारा बनाए गए वीडियोज़ अगर सभी बच्चों को दिए जाते हैं, चाहे वो एवरेज बच्चा हो, चाहे वो वीक बच्चा हो, चाहे वो टॉपर बच्चा है, तो ये बहुत ज़्यादा न्यायपूर्ण तो नहीं है। टॉपर बच्चे की क्वालिटी होती है, वो तो ऑनलाइन पढ़वाइए आप, चाहे उसको ऑफलाइन पढ़ाइए, वो कैच कर लेता है। उसको सुपर डुपर फैकल्टी चाहिए ही चाहिए, और फैकल्टीज भी जब उसको मन से पढ़ाए तब ही ये पढ़ाई मान के चलें आप कारगर साबित होगी। तो इसे खाना पूर्ति के हिसाब से बिल्कुल नहीं देखना है।
मैं देखता हूँ कि बहुत बार ऐसे तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं जो कुछ बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं। और जैसे हमने एक चीज़ नोट की पिछले साल, जब हमारे पास लगभग 11th में 1000-1500 के आसपास नए एडमिशन्स हुए, और हमने जब इतनी संख्या में बच्चों के एडमिशन्स लिए, और हमारे पास मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे अभिभावकों का, उन सभी अभिभावकों का, कि उन्होंने जो फीस थी वो जैसे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन आई थी, हमने हालांकि उनके अनुसार ही फीस उनसे ली, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से जमा की। वो इस बात को समझते थे, DS साइंस एकेडमी का जो अभिभावक है वो इस बात को समझता है कि DS साइंस एकेडमी क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करता है। क्वालिटी में समझौता नहीं करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो बेस्ट फैकल्टीज़ थी आज वो पूरी काम कर रही हैं, हमने उन्हें उसी पेमेंट मोड पर रखा है ताकि वो बहुत बढ़िया अपना बेस्ट दे सकें। हम बच्चों के साथ पूरी तरह न्यायपूर्ण हैं, तो इसलिए ठीक है ये चीज़, आप तो इतना गार्जियन भी समझते हैं, अभिभावक बच्चे भी समझते हैं कि ये चीज़ें तभी संभव हो पाएंगी जब हमें अभिभावक का सहयोग मिलेगा। क्योंकि मिल रहा है, इसलिए हमने ये तय किया है कि हम खाना पूर्ति के हिसाब से चीज़ें नहीं करेंगे, हम इसको पूरी तरह न्यायपूर्ण होकर बच्चों के साथ हम क्योंकि कर रहे हैं, और पिछले साल हमने किया है, इसलिए जो फीस है उसमें जिस तरह की गवर्नमेंट गाइडलाइन आती हैं हम एक तो उनका पालन करते हैं, और जहां उचित होता है वहां हम कंसेशन भी देते हैं चीज़ों को। और हमने बहुत सारे अभिभावकों को इंस्टॉलमेंट्स के तौर पर भी हमने छूट दे रखी है कि भाई आप इंस्टॉलमेंट्स में जमा कर सकते हैं। लेकिन मैं रियली बताऊं तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि अभिभावकों का बहुत अच्छा सहयोग मिला है। इसलिए मुझे लगता है कि जब किसी बच्चे को या किसी अभिभावक के बच्चों को न्यायपूर्ण और बढ़िया वाली जो क्वालिटी एजुकेशन जब मिलती है, बेस्ट फैकल्टीज़ को पढ़ने का मौका मिलता है, तो उसके सामने ये फीस एक समस्या नहीं है, क्योंकि वो ये समझता है कि नहीं, पढ़ाई अच्छी ज़रूरी है। फॉर्मेलिटी के लिए की गई पढ़ाई का वैसे भी कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो मैं तो यहाँ यही कहना चाहूँगा सर कि इसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखें। जो दूसरा आपने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं जो बहुत कम फीस लेकर के आपको मतलब जो है एजुकेशन बच्चों को देते हैं, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि यदि आप 2 महीने 3 महीने बाद वहां पर ऑफलाइन पढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं तो वहां एडमिशन कराना आपके बच्चे के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपके बच्चे की तैयारी हो पाएगी। तो वहाँ बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना हो, ये 400, 1000, 3000 रुपये के हिसाब से आप एडमिशन लेकर के बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। आप यदि आपके पास एक बेस्ट इंस्टीट्यूट मिल पा रहा है, अगर मैं कहूँ कि DS साइंस एकेडमी के आसपास के जितने भी एरिया मैक्सिमम स्टूडेंट्स DS साइंस एकेडमी में एडमिशन लेते हैं और वो पूरे विश्वास के साथ पढ़ते हैं, वो इसीलिए पढ़ते हैं कि उन्हें ये विश्वास है कि चाहे ऑनलाइन आए चाहे ऑफलाइन आए, ये लोग पूरी तरह मजबूत हैं, तैयार हैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से ईमानदारी से निभाने के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस चीज़ में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जिस तरह हमने अपनी जो फैकल्टी टीम है वो जितनी बेस्ट लेवल पर उतार रखी है, तो हम वहाँ पूरी तरह न्यायपूर्ण हैं, इसलिए आप फीस को इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि वेटेज नहीं दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। इस पूरे क्षेत्र में आज DS साइंस एकेडमी इंडिया लेवल पर अपने आप को एक बहुत बेस्ट तरीके से जो रख रहा है। आप देख रहे हैं रिजल्ट्स इतने शानदार आ रहे हैं, अभी बीच में होने वाले जो JEE मेन के अटैम्प्ट्स हैं उनमें इतना शानदार रिजल्ट दिया है। तो इतने अच्छे रिजल्ट्स के लिए खाना पूर्ति जैसी टीचिंग का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम जो है जो टीचिंग दे रहे हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसलिए जो डिसीजंस हम लोग ले रहे हैं वो बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए जो है वास्तव में कारगर साबित होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे आसपास के रीजन्स के स्कूल से उनकी कंपैरिजन में हम लोगों की जो फीस होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहती है, लेकिन अगर कोटा से कंपैरिजन करें तो उनसे बेस्ट फैकल्टी टीम हम रख रहे हैं, उनसे बेस्ट टीचिंग दे रहे हैं, और इंडिया लेवल पर अब जब हम कॉम्पिटिट कर रहे हैं तो उस तुलना में फ़ीस तो आधी ही है। तो इसलिए गार्जियंस को कहीं दिक्कत नहीं आती है। बहुत गार्जियंस हमें मतलब स्पष्ट तौर से हमारा हौसला बढ़ाते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए कुछ गार्जियंस की हो सकती है तो उनको थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है, उनको और चीज़ों को और एनालिसिस करने की ज़रूरत है। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि DS साइंस एकेडमी में पिछले 5 वर्षों से लगातार IIT एडवांस्ड में प्रतिवर्ष 50 के आसपास सिलेक्शन, और मेन में हर बार सिलेक्शन की सेंचुरी, और नीट में कक्षा 12 के साथ 2.5 का आंकड़ा, ये पार करना सहज काम नहीं है। राजस्थान में कहा जाए तो एकमात्र इंस्टीट्यूट ऐसा है DS साइंस एकेडमी जिसने पिछले 5 वर्षों में इतने शानदार सिलेक्शंस IIT मेन, एडवांस्ड और नीट में कक्षा 12 के साथ दिए हैं। और DS साइंस एकेडमी में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो फाउंडेशन बैचेज ले रहे हैं,
वो इतनी रिगरस मेथड से सेलेक्ट होते हैं कि उनकी क्वालिटी पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं कर सकता। यही कारण है कि हमारे सिलेक्शंस और बोर्ड रिजल्ट्स पैरेलल में इतने अच्छे आ रहे हैं। और डीएस साइंस एकेडमी की जो फैकल्टीज़ की अगर बात की जाए तो डीएस साइंस एकेडमी की फैकल्टीज़ किसी भी नेशनल लेवल की फैकल्टीज़ को compete करने में सक्षम है, और उसके द्वारा दिया जाने वाला लेवल एक बच्चे की एग्ज़ाम से 5 to 10 टाइम्स बेटर होता है। तभी बच्चे एक आईआईटी और नीट एग्ज़ाम को कक्षा 12 के साथ सेलेक्ट कर पाते हैं। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वेबिनार को देखा, और आपके संबंधित जो भी समस्याएं थी हमने कमोबेश सबको लेने का प्रयास किया। फिर भी यदि आपको लगे कि आपकी समस्या इनके अतिरिक्त कुछ है तो आप निश्चित रूप से हेड मैनेजमेंट को आप फ़ोन कर सकते हैं या इंस्टीट्यूट में आकर के जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।